हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद मनीष में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला टॉपिक पे अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू किया जाता है। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है वर्णमाला। आप सभी जानते हैं वर्णमाला जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्णमाला जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, अक्षर होता है, और माला का अर्थ होता है व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम या समूह। अर्थात वर्णमाला का जो अर्थ हो गया, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो हो जाएगा वर्णों या अक्षरों, वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित, वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। तो हमने देखा वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। वर्ण का मतलब होता है अक्षर और माला का मतलब होता है व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह, व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह। अर्थात वर्णमाला का जो डेफिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जो है दो भागों में विभाजित होता है। वर्णमाला जो है यह दो भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से, तो एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो हमारी हिंदी वर्णमाला जो है यह दो भागों में विभाजित है। इसके दो भाग हैं, कौन कौन से, तो एक स्वर हो गया और दूसरा हो गया व्यंजन। अब हमारे सामने ये बात आती है कि स्वर किसे कहते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से कहने का मतलब बिना किसी वर्ण के सहायता से, बिना किसी वर्ण के सहायता के किया जाए स्वर कहलाते हैं। तो स्वर किन्हें हम कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता के करते हैं, वे वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से, किया जाता है
व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो व्यंजन वर्ण किन्हें कहते हैं? तो ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, वे व्यंजन वर्ण हैं। वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। एक चीज आप और नोट कर लीजिए, देखिए अगर आपसे पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण या अक्षर होते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण या अक्षर होते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक चीज और ध्यान देना है कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई वर्ण या अक्षर है यह एक लिखित इकाई है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो जाएगी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो जाएगी, तब आपका आंसर वर्ण या अक्षर नहीं होगा बल्कि ध्वनि हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तो आप ध्यान दीजिएगा कि भाषा की जब सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ण या अक्षर। जब आपसे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ण या अक्षर। यदि वहीं आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, मौखिक इकाई क्या है, तब आपका आंसर वहां वर्ण या अक्षर न होकर के ध्वनि हो जाएगा, तब आपका आंसर वहां पे ध्वनि हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। दरअसल हम लोग इसमें गलती कर देते हैं, हम यही हर समय रखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी हमारी इकाई क्या है, तो हमको वर्ण या अक्षर पता होता है। लेकिन जो वर्ण या अक्षर है यह भाषा की हमारी सबसे छोटी लिखित इकाई है, क्योंकि हम किसी भी चीज को लिखने के लिए सर्वप्रथम किसी वर्ण या अक्षर का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखने के लिए हम वर्ण या अक्षर का इस्तेमाल करते हैं और बोलने के लिए हम ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं। तो हो जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, क्योंकि लिखने के लिए वर्ण या अक्षर का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ण या अक्षर हो जाएगा, और बोलने के लिए हम किसी भी चीज को बोलने के लिए अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हम ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं। अतः भाषा की सबसे छोटी जो हमारी मौखिक इकाई हो जाएगी वह ध्वनि हो जाएगी। तो इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम कि स्वरों के प्रकार कितने हैं, स्वरों के प्रकार कितने हैं इसको देखेंगे। आगे हम देखते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या हम देखेंगे, स्वरों की संख्या देखेंगे तो हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है वह 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, रू, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 11 वर्ण हैं हमारे, ये स्वर हैं। देखेंगे कौन कौन से हैं, तो अ हो जाएगा, आ हो जाएगा, उ हो जाएगा, उ हो जाएगा, ई, बड़ी, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये जो है हमारे स्वरों की संख्या है। कौन कौन से है? अ है, आ है, उ है, बड़ा उ है, ई है, बड़ी ई है, री है, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है वह कल कितनी है? तो हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है वो 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे जो है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की क्या है? संख्या है। ठीक है। अब हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है ना। स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे कि विभिन्न आधारों पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है।
आप इसको यहाँ पे ऐसे अरेंज भी कर सकते हैं, पहले ई लिख सकते हैं, उसके बाद ऊ लिख सकते हैं, ये ज्यादा मैटर नहीं करता, आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जब हम स्वर के प्रकार देखेंगे तो यहाँ हमको उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो प्रकार मिल जाएंगे। कौन कौन से मिलेंगे तो देखते हैं। पहला मिल जाएगा मूल स्वर, पहला हमको मिल जाएगा मूल स्वर। उत्पत्ति के आधार पर पहला स्वर मिल जाएगा मूल स्वर, जिसमें अ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा और री आएगा। ये हमारे उत्पत्ति के आधार पर पहले प्रकार का स्वर है, जिसको हम मूल स्वर कहते हैं। और दूसरा इसमें आएगा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। दूसरा हमारा प्रकार आएगा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में हम देखेंगे तो संयुक्त स्वर भी दो प्रकार का होता है। संयुक्त स्वर भी दो प्रकार का हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा तो एक हो जाएगा सजातीय स्वर, एक हो जाएगा सजातीय स्वर। सजातीय स्वर में कौन कौन सा आएगा तो सजातीय स्वर में ये मूल स्वर के दीर्घ आ जाएंगे। तो सजातीय स्वर में आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगी और बड़ा ऊ आ जाएगा। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे विजातीय स्वर। दूसरा देखेंगे विजातीय स्वर। तो विजातीय स्वर में हम देखेंगे, विजातीय स्वर में ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा। ठीक है, तो ये विजातीय स्वर में हमारे आ जाएंगे ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो अब काउंट कर लीजिए, 11 हो जाएंगे। 4 यहाँ, 3 यहाँ, 7 और 7 4 11। तो ये है हमारे स्वरों के वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार। तो हम सभी जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार का होता है। पहला मूल स्वर होता है, मूल स्वर में अ, ई, ऊ, री आएगा। और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में आपके दो प्रकार के मिलेंगे, एक सजातीय स्वर मिलेगा और दूसरा विजातीय स्वर मिलेगा। सजातीय स्वर में आपके मूल स्वरों के दीर्घ ही जो होते हैं वो सजातीय स्वर हो जाएंगे और संयुक्त स्वर के दूसरे प्रकार विजातीय स्वर में ए, आई और ओ, औ हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, अब दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा जो प्रकार है उच्चारण, उच्चारण का, उच्चारण का या मात्रा के आधार पर, उच्चारण का या मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार। उच्चारण का या मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार। उच्चारण का या मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार जो हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा ना, यहाँ पे उच्चारण का और मात्रा के आधार पर जो स्वर का प्रकार हो जाएगा ये 3 प्रकार का हो जाएगा। पहला इसमें हो जाएगा हर्ष स्वर, हर्ष स्वर हो जाएगा, हर्ष स्वर हो जाएगा जिसमें आपका आ जाएगा अ, ई, ऊ, री, अ, ई, ऊ और री, ये हमारे हो जाएंगे हर्ष स्वर। और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घ स्वर। दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हो जाएगा। दीर्घ स्वर में जो हमारे स्वर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये हमारे हो जाएंगे दीर्घ स्वर। ठीक है ना, तो हर्ष स्वर में हो गए अ, ई, ऊ, री और दीर्घ स्वर में हो गया आ, बड़ी, बड़ा, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, और तीसरा इसमें जो होता है वह होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर तीसरा प्रकार जो होता है वो प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर में क्या होता है ना,
प्लुत स्वर में हम इन ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय लेते हैं उच्चारण में। जैसे आप किसी को बुलाते हैं राम, राम, ठीक है, तो राम हो गया इसके उच्चारण में। जैसे आप कहते हैं हे, किसी को संबोधन करते हैं ना बुलाते वक्त, तो ये हो जाएगा प्लुत स्वर का इस्तेमाल। अब हम देखेंगे यहाँ पे दरअसल मात्रा और काल के आधार पर कह रहा है, उच्चारण काल के आधार पर इसका वर्गीकरण। तो दरअसल क्या होता है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में ना हम एक मात्रा का समय लगाते हैं। कितना लगाते हैं, तो ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर के उच्चारण में, ठीक है, एक मात्रा का समय लगता है। वहीं दीर्घ स्वर के उच्चारण में, दीर्घ स्वर के उच्चारण में जो है ना 2 मात्रा का समय लगता है। कितना समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर के उच्चारण में। और प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगता है, अर्थात आप कह सकते हैं 3 मात्रा का समय लगता है किसके उच्चारण में, प्लुत स्वर के उच्चारण में। तो ये रहा हमारे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर तो 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। उसके बाद उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा के आधार पर देखा तो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। अब अगला हम प्रकार देखते हैं, अगला हम प्रकार देखते हैं जीभ की स्थिति के आधार पर, ठीक है। जीभ की स्थिति के आधार पर हम देखेंगे जीभ की स्थिति के आधार पर देखेंगे स्वरों के प्रकार। जीभ की स्थिति के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार। तो हम जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार देखेंगे तो हमारे स्वर का प्रकार यहाँ पे हो जाएगा। जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर का जो प्रकार हो जाएगा वो 3 प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। अग्रस्वर हो जाएगा, मध्य स्वर हो जाएगा और पश्च स्वर हो जाएगा। अग्रस्वर हो जाएगा, मध्य स्वर हो जाएगा, मध्य स्वर हो जाएगा और जो है पश्च स्वर हो जाएगा, पश्च स्वर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है जीभ की स्थिति के आधार पे हो जाएंगे, जिसमें आपका आ जाएगा अ, यहाँ पे आ जाएगा आ, यहाँ आ जाएगा ई, यहाँ आ जाएगा ऊ, ए, आई, ओ और औ। तो ये हो जाएंगे हमारे जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार। आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने वर्णमाला पढ़ा, ठीक है। वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, वर्ण और माला। वर्ण किसको कहते हैं, तो हम वर्ण कहते हैं वर्ण या अक्षर को, और माला किसको कहते हैं, तो व्यवस्थित समूह को या व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, माला कहते हैं। अर्थात ये दोनों शब्दों से मिलकर हमारे वर्णमाला की जो परिभाषा हो जाती है वो हो जाती है वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। हमारा वर्णमाला जो है 2 भागों में विभाजित है, किसमें, स्वर और व्यंजन में। तो हमारी हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है यह 2 भाग में विभाजित है, किसमें, स्वर और व्यंजन में। अब बात आती है कि स्वर किसको कहते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं वे स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं, तो ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। आगे हमने जाना कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या जो है वो 11 है। कौन कौन से हैं, तो अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये जो है हमारे स्वरों की संख्या है 11, हमने इसको लिख लिया। अब अगला टॉपिक हमारे सामने आता है कि स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है ना। किस प्रकार से किन किन आधार पे किन किन भागों में स्वरों को बांटा गया है। तो इसमें हमने पढ़ा पहले कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर का प्रकार होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर हम किसको कहते हैं, तो मूल स्वरों की संख्या हमारी 4 है, अ, ई, उ
और री। संयुक्त स्वर पे आते हैं तो संयुक्त स्वर हमारा दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक सजाती स्वर और दूसरा विजाती स्वर। ठीक है, सजाती स्वर में कौन कौन से आते हैं? तो सजाती स्वर में आ आता है, बड़ी ई आती है और बड़ा ऊ आता है। वहीं हम उसके बाद विजाती स्वर में देखते हैं तो विजाती स्वर में आने वाले स्वरों की संख्या 4 है, जिसमें ए है, ऐ है, ओ है और औ है। ठीक है, तो ये हमारे उत्पत्ति के आधार पर थे स्वरों के प्रकार। अब दूसरा प्रकार हमने देखा उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर जो हमारे स्वर के प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो हर्ष स्वर में हमने क्या देखा? हर्ष स्वर में हमने देखा अ को देखा, ई को देखा, उ को देखा और री को देखा। अच्छा, अब हमारे सामने बात आती है कि हर्ष स्वर किसको कहते हैं? तो ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। और इनमें कौन कौन से वर्ण हैं? तो अ है, ई है, उ है और री है। ठीक है, दूसरा प्रकार देखेंगे तो दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किनको कहते हैं? तो ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसमें कौन कौन आता है? तो आ है, ई है, बड़ा ऊ है, ए है, ऐ है और औ है। ठीक है ना, तो ये हमारे हो जाते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कहने का मतलब जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं। प्लुत स्वर किन्हें कहते हैं? तो प्लुत स्वर में हम कहते हैं जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हर्ष और दीर्घ की अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आप किसी का नाम लेकर के उसे संबोधन करते हैं, बुलाते हैं, जैसे राम, हरे। ठीक है ना, तो ये सब क्या है? यहाँ पे हम प्लुत स्वर वर्ण का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगला हम प्रकार देखते हैं। तो अगला जीव की स्थिति के आधार पर स्वरों का प्रकार। जीव की स्थिति के आधार पर स्वरों का प्रकार जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अग्रस्वर, अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्यस्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। तो हमने देखा अग्रस्वर में ई है, बड़ी ई है, ए है और ऐ है। वहीं मध्य स्वर में हमने अ को देखा और पश्च स्वर में आ को देखा, उ को देखा, बड़ा ऊ को देखा, ओ को देखा और औ को देखा। ठीक है ना, तो ये हमारे जीव की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार थे। तो आज हमने चर्चा कर दिया स्वरों के प्रकार पे। स्वर किसको कहते हैं, स्वर की परिभाषा क्या है, स्वर की संख्या क्या है हिंदी वर्णमाला में, और ये जो स्वरों का वर्गीकरण है अर्थात किस आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, इसमें हमने चर्चा कर दिया। ठीक है, एक और देख लेंगे कि घोषत्व के आधार पर स्वर जो है वो क्या है, घोष है या अघोष है। घोषत्व, घोषत्व के आधार पर स्वरों की स्थिति, घोषत्व के आधार पर स्वरों की स्थिति। तो दरअसल अभी आपको हम बता दें घोष और अघोष 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, सघोष वर्ण कहलाते हैं, सघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनकी उच्चारण में ना हमारे स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन होता है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं, सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है ना, अब बात आई हमारे जो स्वर वर्ण है वो कैसे वर्ण है? तो हमारे सभी स्वर जो हैं 11 स्वर वर्ण जो हैं ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, सभी स्वर वर्ण क्या होते हैं? सघोष होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए पॉइंट, सभी स्वर वर्ण सघोष को ही घोष कहते हैं। ठीक है ना, सघोष को ही घोष कहते हैं। तो सभी स्वर वर्ण सघोष या घोष होते हैं। ठीक है, सघोष या घोष होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वर वर्ण होते हैं घोष या अघोष।
तो आप याद रखिएगा कि सभी स्वर वर्ण जो होते हैं ना ये सघोष होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में स्वर पंक्तियों में क्या होता है, कंपन होता है, अर्थात ये सघोष कहलाते हैं। अघोष किनको कहते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर पंक्तियों में कंपन नहीं होता है वे अघोष कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा आज हमारा स्वर के टॉपिक पे चर्चा। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, यदि किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी होती है, कोई भी इसमें से न समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हम सभी व्यंजन के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।